आज हम पढ़ने वाले हैं एन साइड पॉलीगॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके सेंटर पे। किसी भी एन साइड पॉलीगॉन लाइक स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन, हेक्सागोन, सबके लिए तो जनरल एन साइड पॉलीगॉन का निकाल लेते हैं। बाद में एन की वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, चलिए एन साइड पॉलीगॉन का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। साइड की टोटल लेंथ दे रखी है 2πr। 2πr लेंथ का एक वायर था जिसको मैंने फोल्ड करके एक पॉलीगॉन बना दिया। कितने साइड का? एन साइड का। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलिए अब सोचो कि अगर एन लेंथ 2πr लेंथ के वायर को अगर मैंने फोल्ड करके एन साइड पॉलीगॉन बनाया तो एक साइड की लेंथ अगर मैं उसको ए बोलूँ, कितना बोलूँ ए, तो ए की वैल्यू मेरे हिसाब से होगी 2πr/n। सही होगा? अच्छा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो एंगल होगा थीटा है, दोनों सेम होंगे। ठीक है ना? अच्छा, सेंटर से रेगुलर पॉलीगॉन है तो दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा πr/n और ये भी हो जाएगा πr/n। क्लियर है बात? अच्छा, दोनों एंगल होंगे πr/n तो θ1 = θ2, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और वो कितना होगा, ये सामने का लेंथ होगा पाई, तो थीटा = r/रेडियस, तो थीटा = r कितना है, πr/n अपॉन रेडियस कितना है, रेडियस उसका अगर मैं r मान के चलूँ ना तो रेडियस ये हो गया, तो थीटा हो गया π/n। कितना हो गया? π/n। θ1 और θ2 π/n आ गया अपना। ठीक है, अच्छा, आर्क अपॉन रेडियस मैंने कर लिया यहाँ से, तो अपना θ1 θ2 आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं d निकालना चाहूँ, यहाँ पे d क्या चीज़ है, d द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये अपना d है। ठीक है, तो ये d अपना निकालना अपने को, ये चीज़ इस वायर से। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है, पूरा रेगुलर ऐसे इस तरीके से पीछे से आ रहा है और ऐसे पूरा क्लॉकवाइज साइकिल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पूरा आपस में मूव, मतलब इसमें पूरा मूव कर रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे। ठीक है, यही हम कर रहे थे। तो अपने को डी परपेंडिकुलर निकालना है, तो थीटा पता है, tan थीटा यूज कर लो, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, हाइपो और बेस पता है, तो tan थीटा = π/n परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, πr/n अपॉन बेस, बेस कितना है d, 1/d। तो यहाँ से d की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी πr/n cot थीटा। कितना हो जाएगा? πr/n cot थीटा। ये बात समझ में आई? अब इसका हम यूज करेंगे, बेसिक कहानी हो गई। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जो हमारा किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था फाइनाइट वायर की वजह से, वो होता था μ0I b1 = μ0I, एक वायर की वजह से ना, तो μ0I अपॉन फाइनाइट है तो 4πd परपेंडिकुलर sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 कितना है, π/n प्लस sin θ2 कितना, वो भी है π/n। ठीक है, यहाँ पे d परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करें तो b1, तो अगर b नेट की बात करूँ तो क्या n का मल्टीप्लाई, क्योंकि n साइड है, एक साइड का इतना है तो n साइड कितना हो जाएगा, n μ0I अपॉन 4π, d की वैल्यू अपना था πr/n cot थीटा इंटू 2 sin थीटा, यही था। अब इसको सॉल्व करें, n को ऊपर ले जाए, या b नेट = n² μ0I अपॉन 4πr, और ये हो जाएगा अपना sin π/n इंटू tan π/n। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा n²/2, और 2 कहीं, हाँ 2 भी था यहाँ पे, तो 2 ने 2 को मार दिया यहाँ से, तो 2 टाइम में, तो हो जाएगा n²/2, ये हो जाएगा अपना b = n² μ0I अपॉन 2π² tan π/n इंटू sin π/n। देखो किसी किसी बुक में अब कैसे लिखा होता है वही बताया था आपको मैं। आपको ये फॉर्मूला मिले ज़रूरी नहीं हर जगह पे। आप देखो लोग क्या करते हैं ए की वैल्यू जो हमने बोली थी वो बोली 2 पाई
आर बाई एन, ये बोला था। यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो ए हो जाएगा बी इजकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। ये आपके एलएम के मॉड्यूल में मेडिकल वाले सीट में जो मेडिकल के बच्चे होंगे उनको पता होगा, मेडिकल के मॉड्यूल में आपका बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन से सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइड पॉलीगॉन। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन टू टेन पाई बाई एन वेयर ए इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन। ये तो आपका पहले की बेसिक हो गई, अगर फॉर्मूला पूछता है तब। अब आपको मैं ले चलता हूँ, सोच के देखो आपका जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट देखिए बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r नॉट आई अपॉन 2r पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। उसको नीचे लिखता हूँ मैं, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं इससे। और ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं, रीअरेंज कैसे करूँगा, लिखूँगा बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन डिवाइड अपॉन पाई बाई एन। अब आपको अगर आईआईटी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि अगर ये सोचे कि यहाँ पे जो हम साइड ले रहे हैं एन साइड पॉलीगॉन, अगर n टेंस टू इन्फानाइट लेते हैं, n टेंस टू इन्फानाइट मतलब जो साइड, कितने साइड लेना है आपको, इन्फानाइट साइड लेना है, तो लेंथ ऑफ वन साइड इजकल टू 2 पाई आर डिवाइड ओवर इन्फानाइट। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट जीरो साइज, मतलब एक पॉइंट साइज, मीन्स पॉइंट साइज मतलब एक साइड कितने बराबर, पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट एक साइज के इक्वल होगा। ऐसे पॉइंट मिल करके आपका पॉलीगॉन बनाएंगे। अब जो भी पॉलीगॉन बनेगा इन पॉइंट से मिल करके उसे हम सर्कल कहते हैं, ठीक है, इसे हम रिंग कहेंगे। ये हो गया अपना रिंग, ठीक है। तो अब रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब क्या बोलते हैं, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई नहीं 2r लिमिट पाई बाई एन टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फानाइट था तो पाई बाई एन टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाई एन डिवाइड ओवर पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन डिवाइड ओवर पाई बाई एन। ये दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, जिसकी रेडियस कितनी है r है। तो ये जो मैंने प्रूफ करा ये किसकी वजह से करा, ये जो प्रूफ लास्ट में करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, यहाँ से रिंग का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप एन साइड पॉलीगॉन से भी रिंग का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एन साइड पॉलीगॉन से रिंग का प्रूफ हो गया। तो किसी भी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई भी रिंग अगर ले लूँ मैं, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहूँ, करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। अब सर ये मुझे बता दो कि आपने जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था उसमें आपने फॉर्मूला सिखाने से पहले आपने डायरेक्शन बताया था, तो आप इसमें भी डायरेक्शन बता दो, ठीक है। तो रिंग में आपको डायरेक्शन कैसे बताना है ये आप समझें, रिंग को कैसे डायरेक्शन देना है आपको ये समझो। राइट हैंड को अपने राइट हैंड से यूज करना है। राइट हैंड का नियम क्या कहता है कि जो आपका रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के अलोंग अपने उंगलियों को, जो उंगली अपनी है इसको कर्ल करें। देखो अपना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं अपनी उंगली को भी ऐसे कर्ल करूँगा, ठीक है। मतलब एक इसको फोल्ड करके करंट के डायरेक्शन लेके जाना। करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मैं अपनी उंगली को ऐसे घुमा दिया तो थंब किधर आया, आउटवर्ड। तो ये अपना आ जाएगा curl the finger of
right hand along the current thumb gives us direction of मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? अपना थंब। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया? डॉट। बोलो बात समझ में आया? तो किसी भी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो गया। फिर एक इसका जनरल फार्मूला भी होता है, हमने जो पढ़ा है किसी भी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सोच के देखो इसका जनरल फार्मूला, तो B = μ0 I/4πr, नोट आई बाई 4πr इंटू थीटा, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, वेयर थीटा इन रेडियन, थीटा किस में लेना है? थीटा इन रेडियन। तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो फॉर रिंग थीटा = 2π, थीटा कितना हो गया? 2π, यहाँ पुट करें तो B फॉर रिंग = μ0 I/πr4 2π π 2 2, तो μ0 I/2r। क्या रिंग का यही हमने प्रूफ करा था। तो आपका किसी भी जनरल के लिए फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पिज्जा। मैग्नेटिक फील्ड है किसका है? ड्यू टू आर्क। ठीक है ना, किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप लगा लें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, सपोज करो मैं बोलूँ कोई भी जनरल थीटा है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने, करंट ऐसे इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हम हमारा आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा। और सॉल्व करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डॉट डॉट होगा। ठीक है, और डॉट होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा B = μ0 I, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है I दे रखा है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, अपॉन 4π r, इसके रेडियस कितनी है? r है, तो 4πr, और एंगल कितना है? थीटा = अगर इसको कन्वर्ट करना सबको आता है क्या? 30 × π/180 कन्वर्ट हो गया, तो हो गया अपना थीटा = π/6। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे π/6, पाई ने पाई को मार दिया, तो B = μ0 I/24r। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो भी डॉट में। तो किसी पिज्जा के टुकड़ा के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनसाइड पॉलीगॉन की जब मैंने बात करी तो ये तो रिंग की बात कर ली। अब पॉलीगॉन पे वापस चलते हैं बैक साइड में। तो पॉलीगॉन देखें, अब पॉलीगॉन का हम निकालते हैं किसी भी फॉर इनसाइड पॉलीगॉन के लिए जो फॉर्मूला था वो था B = μ0 Ni/πa sin π/n इंटू tan π/n, यही फॉर्मूला कहता था इनसाइड पॉलीगॉन का। अच्छा, अगर सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगर स्क्वायर के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, और अगर आपके पास पेंटागोन है तो पेंटागोन के कैसे निकालेंगे वो भी देखें। हेक्सागोन बन गया है। ठीक है, हेक्सागोन का निकालें, पेंटागोन का निकालें, जिसका निकालना चाहे निकाल लें। ये रेगुलर है, ये रेगुलर बन गया, अगर दिक्कत गलती से तो रेगुलर समझे दोनों। तो साइड इनकी दोनों की सबकी साइड कितनी है? A है साइड लेंथ A दे रखा है, इसका भी साइड लेंथ A दे रखा है। ठीक है, इसमें जो n की वैल्यू हो जाएगी 4 और इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन दोनों में कैसे दे रखा है? क्लॉकवाइज दे रखी है।
ठीक है। तो क्लॉकवाइज दे दे, क्लॉकवाइज हाथ पकड़ थंब नीचे आएगा, तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर के साइड में होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर के साइड में। V2 एंड V1 दोनों अंदर के साइड में होंगे। और V1 V2 की दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो B1 इजकल टू म्यू नॉट n की वैल्यू 4 है, म्यू नॉट n आई अपॉन कितना पाई a, तो पाई साइड a की वैल्यू a, साइन पाई बाई एन टू टेन पाई बाई एन, साइन पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4। अच्छा, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। तो अब देखें B1 इजकल टू 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन 45 1/√2 टेन 45 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा B1 इजकल टू 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ठीक है, मॉड्यूल में क्वेश्चन है नीट वाले बच्चों का, IIT वाले बच्चों के मॉड्यूल में क्वेश्चन है इनसाइड पॉलीगॉन के, स्क्वायर है, पेंटागोन, हेक्सागोन है। अब n इक्वल टू 6 पुट कर लें और आप खुद सॉल्व कर लें। लगे चलो मैं बता दूं, अगर तो b इक्वल टू और पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई, तो म्यू नॉट आई 6 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 टेन 30 डिग्री 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, ए इससे मर जाएगा, तो b इजकल टू ये हो जाएगा अपना √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये हो गया अपना। ठीक है, और एक क्रॉस। ठीक है, तो हेक्सागोन, पेंटागोन, रेगुलर, स्क्वायर हो, जो भी आपका इनसाइड पॉलीगॉन हो, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला लगा सकते हैं। कब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला कब नहीं लगाना है और कब लगाना है ये भी समझे। सपोज करो दोनों में आपको अंतर बताता हूँ कि देखो, अगर आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, कोई स्क्वायर इस तरीके से, और एक और स्क्वायर लेता हूँ मैं, दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, दोनों में दोनों सेम है, स्क्वायर है। बट एक वाले में जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है इस तरीके से दे रखी है, करंट की डायरेक्शन वायरों में ऐसे, और एक में जो दे रखा है करंट की डायरेक्शन वो बता रहा हूँ। दो वायर में तो ऐसे दे रखी है और दो वायर में ऐसे दे रखी है। ठीक है, और एक करंट इसमें से आ रहा है I और यहाँ से निकल रहा है I। ठीक है, तो इधर सिमेट्रिक है तो I/2 जाएगा और इधर भी I/2 जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें सब में I फ्लो हो रहा है। तो अब दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है वो समझे। दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है कि पहले क्वेश्चन में आप एन साइड पॉलीगॉन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट दूसरे क्वेश्चन आप एन साइड पॉलीगॉन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसमें एन साइड पॉलीगॉन का फॉर्मूला, इसमें एन साइड पॉलीगॉन वैलिड है, एन साइड पॉलीगॉन इज वैलिड, एन साइड पॉलीगॉन फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है ना। इसमें जो है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए साइन पाई एन टेन पाई एन, इसमें वैलिड है, मतलब इसमें वैलिड है, लगा सकते हो आप। ठीक है, इसमें आप नहीं लगा सकते। आपका इसका आंसर मोस्टली आपका b इक्वल टू 0 होगा। आप जब भी सिमेट्रिक देखें, ऐसा कोई लाइन देखें सिमेट्रिक हो, इसमें दो कंडीशन होती है। सबसे पहले ये चेक करें कि दोनों जो वायर हों ये दोनों सेम मटेरियल के बने हों, जो दोनों सेगमेंट हो। पहला चीज़ देखें, सबसे फर्स्ट देखें पूरे लूप में करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एन साइड पॉलीगॉन वाला फॉर्मूला लगा है। और अगर कुछ वायर में क्लॉकवाइज और कुछ वायर में एंटी क्लॉकवाइज, तब आपका एन साइड पॉलीगॉन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपका आंसर, आपको 90% आंसर आपका 0 होगा। 10% केस है नॉन जीरो के, वो कैसे होंगे कब होंगे वो भी बता रहा हूँ। तो आपको आंसर 0 टिक करना है। अगर आपको ऐसे दिख जाता है कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में करंट जा रहा है तब। अब देखें कि 0 कब होगा और नॉन जीरो कब होगा। इस वाले केस में, इसमें भी दो केस बनेंगे, आंसर 0 एंड नॉन जीरो। 0 कब होगा, नॉन जीरो कब होगा। आंसर 0 होगा
जीरो होगा कब कब, जब पहली बात ऑल वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब उनकी थिकनेस सेम हो और सेम मटेरियल के बने हों, तब आपको आंसर जीरो टिक करना है। और दूसरी बात है, ठीक है ना, और कभी कभी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो उनकी लेंथ अलग अलग है, एरिया कहीं अलग अलग हो सकता है, तो उनके रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस अलग अलग के भी हो सकते हैं, में भी पॉसिबिलिटी है, अभी आपको एक क्वेश्चन ले करा दूंगा, उसमें आपको जीरो नॉन जीरो के आपको दिख जाएंगे। अच्छा, अब नॉन जीरो कब करना है, जब ये सेम मटेरियल के नहीं बने होंगे तो आपके आंसर नॉन जीरो आएंगे। नॉन जीरो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, एरिया अलग अलग होगा, एरिया होगा डिफरेंट, ठीक है ना, या तो अलग डिफरेंट मटेरियल का होगा या दोनों का एरिया अलग अलग होगा, तो आपका आंसर नॉन जीरो होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं 2 4 5। देखें, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक वायर है, ठीक है ना, कि चलो सबसे पहले अगर स्क्वायर का मैं प्रूफ तो कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैंने शायद स्टार्टिंग में स्क्वायर का लिया था, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि मैं इसमें ले लेता इस स्क्वायर के थोड़ा अच्छा वाला वर्जन लेता। देखें, ये कोई स्क्वायर है, अब इसमें एक वायर तो है। अच्छा, इस पीछे वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो वायर इसमें है ना, वायर फर्स्ट और लास्ट वाला और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला, इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास हो रहे हैं। आपको बताया था मैंने, अगर कोई वायर उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्या हमें सेंटर में मैग्नेटिक फाइंड करना है, तो क्या उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो DL और R में एंगल जीरो हो गया, तो हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। B1 और B6 की वजह से जीरो, और B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4 इक्वल टू B5, और इन दोनों का समेसन ऊपर वाले का नीचे वाले समेसन इक्वल होगा, और एक का क्लॉक दूसरे, एक का ऊपर तो एक का नीचे होगा, और दोनों का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होकर जीरो हो जाएंगे। अब इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ, इसमें जो वायर अगर हैं, इसमें वायर्स के सेंटर से ही आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सेंटर से ही जा रहा है वायर है, ठीक है, सेंटर से निकल के आ रहा है और सेंटर से ही जा रहा है। अब देखें, ये सेंटर से लगता हुआ इसको बनाएंगे, इसको इरेज करता, वापस लेता है इसको लाइन को, एक वायर ए है, इसको डॉट डॉट कर दे, ये हो गया अपना, ये 2 वायर है। अब बोला हुआ कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ऑल वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब इनकी मोटाई भी इक्वल है, ठीक है। अच्छा, लेंथ भी अलग, स्क्वायर है तो साइड इनका सबका L L L है, ठीक है ना, इनका सबका साइड की लेंथ कितनी है, L का स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर दे रखा है L साइड का। अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्या आपका आंसर, ये बोल, आपका दिमाग ये बोल रहा है आंसर जीरो होगा, क्या इसमें कुछ डायरेक्शन में अगर मैं करंट का फ्लो करा के देखूं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे यहाँ से करंट जा रहा है, तो कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं करंट की, और कुछ उल्टा होके यहाँ से निकल गई होंगी, यहाँ से लेकर के, तो कुछ में क्लॉकवाइज तो कुछ में एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आंसर जीरो होने के चांसेज हैं। अगर आपका दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आंसर जीरो है, तो आप बिल्कुल सही हैं, आंसर आपका इसका जीरो ही है,
मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, 0 है। आपने तुक्का मारा या क्या किया, कैसा लॉजिक लगाया है आपका मैटर है, मैं आपको समझाता आंसर 0 आपको। सबसे पहला आप मैंने बताया था सिमेट्रिक देखें, क्या देखें, जो लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक। तो ये जो लाइन है क्या इसके अबाउट दो सिमेट्रिक मिल रही है, ऐसे ट्रायंगल 2 बन रहा है, इसके अबाउट भी 2 सिमेट्रिक मिल रही है, मतलब आंसर आपका 0 है। सिमेट्रिक मिल गया और डायरेक्शन अलग अलग हुए तो आंसर 0 आपका है। ऐसे देख के आप आंसर 0 कर दें, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बताया था 0 कैसे हो क्या है। देखें, अगर ऊपर की लेंथ की वायर L लेंथ की वायर में 3L लेंथ की वायर है, तो अगर मैं बोलूँ एक वायर का रेजिस्टेंस R है जिसकी रेजिस्टिविटी रो L/A है, ठीक है ना, R। ऐसे ही ऊपर जो है मेरे हिसाब से 3R है, क्योंकि तीनों आपस में सीरीज में है। और नीचे एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, R है, और एक वायर जो आ रहा था यहाँ से। अब ये वायर जो स्टार्टिंग वाले जो वायर थे वो वायर नंबर 1 और वायर नंबर 6, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आपको 0 ही बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन O पॉइंट से यही दोनों पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो B1 और B6 तो वैसे ही मर गए, बचे कौन से, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, इन चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो दो ऊपर वाले के कौन से हो गए, 3R वाले, 2, 3, 4 हो गए मिलके 3R हो गए, और 5 वाला R हो गया। अब देखो यहाँ से करंट I आ रहा था, ठीक है, तो इसमें 2 सेगमेंट में करंट डिवाइड होगा। पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, तो करंट का जो रेशियो होगा I1:I2 = V2 1/R1/1/R2। तो I1:I2 = V/R, V दोनों का इक्वल है 1/R1 = 1/R2। मैं नीचे वाले में करंट I1 मान रहा हूँ, ऊपर वाले में करंट I2 मान रहा हूँ, तो हो जाएगा 1/R1 = 1/R2, ठीक है, V दोनों का इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए I1:I2 = यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3R का, ठीक है, तो हो जाएगा 3:1। अगर उससे मुझे I1 वाला हिस्सा चाहिए तो I1 का हिस्सा आप सोचो कि एक एप्पल को आपको 3:1 टुकड़े में का, एक एप्पल हमारे पास है, उसको 3:1 में 2 इंसान हैं जिनके बीच में मुझे बोलना है कि चलो मैंने बोला एक एप्पल है 1:1 में बांट दो। तो 1:1 का मतलब क्या होगा, हाफ मुझे और हाफ उसको मिलना चाहिए। 1:1 का मतलब, 1:2 का मतलब क्या हुआ, एक हिस्सा मुझे मिले और 2 हिस्सा मेरे से डबल उस हिस्सा उसको मिले, मतलब उसको टुकड़े करने पड़ेंगे 3, एक टुकड़ा मेरे को दे दो, 2 टुकड़ा उसको दे दो। ऐसे में बात करूँ 1:3, मतलब मेरे को एक टुकड़ा मिले उसको 3 टुकड़ा मिले, मतलब टोटल टुकड़े करने पड़ेंगे 4, उसमें से एक टुकड़ा मेरा और 3 टुकड़ा उसका। तो अगर मैं बात करूँ I1 का, तो I1 का सेगमेंट क्या है 3, I1 को कितना मिलना चाहिए, 3 टुकड़ा मिलना चाहिए, कितने में से, 4 में से। तो I1 का 3 टोटल हो गए 4 टुकड़ा, और टोटल जो करंट है उसका हिस्सा है ना, एक एप्पल में ऐसा होता, ना जाने कितने एप्पल हैं, बहुत सारे एप्पल हैं, तो एप्पल I है यहाँ पे। ऐसे I2 अगर मैं बात करूँ तो I2 कितना हो जाएगा 1/4I, ठीक है। तो I1 I2 अपना आ गया 3I/4 और I/4, 3I/4 एंड I/4, I1 I2 अपना आ गया। अब क्या निकालना है, B1 B2। अब ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले की वजह से अब नेट निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ B2, अब B2 देखें, B2 की वजह से मेरे हिसाब से डॉट है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए अंदर, थंब मेरा अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज हाथ घुमाने पे, और एंटी क्लॉक घुमाने पे डॉट ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर के जो तीनों वायर हैं उसके वजह से, और उसका नाम मैंने B2 लिया, तो B2 की वजह से क्रॉस आ रहा है और B1 की वजह से डॉट आ रहा है, ठीक है। और B2 की वजह से कितना आ रहा है, μ0, एक वायर की वजह से निकाल लो, μ0 I/4πR सॉरी, R मतलब डी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखें, अब B2 का कोई एक वायर उठा लो अपने हिसाब से, तो B2 का मैंने कोई एक वायर उठा लिया ऐसे, यहाँ से
मुझे कोई भी एक जनरल दूरी पे, मतलब टी दूरी पे हमें टी बनाना पड़ेगा और उससे हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब एंगल देखें, ये एंगल देख ले अगर ध्यान से, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 45 होगा, ये भी एंगल 45 होगा, दोनों थीटा थीटा इक्वल, और करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रही है। ऐसे सब बाकी सारे भी सबके एंगल इक्वल होंगे, तो तीनों के आपस में इक्वल होंगे। तो B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4, तीनों आपस में इक्वल हैं, B5 अकेला अपने इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या B2 का नेट आ जाएगा, जो हमने 3 करा था, इसी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाकी मैं ऊपर वाले सेगमेंट का निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो B2 का ये मैंने निकाला है जो अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर सेगमेंट की नहीं। तो अपर सेगमेंट की अगर बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 2/4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पे करूँगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब सॉल्व कर देते हैं। तो B2 नेट इजकल टू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πd परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर कितना है मेरे हिसाब से a/2, क्योंकि ये दूरी कितनी है, टोटल दूरी अगर l है तो ये कितना होगा l/2, ये हो जाएगा l/2। अच्छा, साइन थीटा 1 साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो B2 हो गया अपना, इससे मर गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl, और ये हो जाएगा 2/1/√2। देखिए इससे मर गया, ये हो जाएगा B2 इजकल टू 3√2/2 म्यू नॉट आई अपॉन πl, ये अपना B2 आ गया और आया है क्रॉस में। ठीक है, ऐसे डॉट वाला भी निकालते हैं, और डॉट वाला कितना आता है वो भी देखते हैं, B1। अच्छा, यहाँ पे I2 की वैल्यू हमें पुट करना भी बाकी है, I2 की वैल्यू पुट नहीं करा हमने। I2 की वैल्यू कितनी थी वो देखें, I2 की वैल्यू थी I/4। तो ये देखें, अगर ध्यान से देखेंगे तो अपना B2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2/8 म्यू नॉट आई अपॉन πl, ये अपना एक्चुअल B2 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे अब B1 निकालें, तो B1 निकालेंगे, B1 में किसी का एक ही उसमें सेगमेंट है, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई πl/2 4πd 4πl/2 2√2/1, मतलब वही साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो 45 2/√2 हो जाएगा सॉल्व करने पे। अच्छा, अब इसमें पुट करें, ये देखें इस 2 से A2 गया, तो हो जाएगा B1 इजकल टू म्यू नॉट, और इस रूट से √2 गया √2 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πl। अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट करें, I1 की वैल्यू थी कितनी, I1 की वैल्यू आई थी 3I/4, कितनी आई थी 3I/4। अब इसको सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा B1 इजकल टू, ये सब डॉट में आ रहा था, तो ये आ जाएगा 3√2 म्यू नॉट आई अपॉन 8πl। पहला वाला कितना आ रहा था, पहला वाला 3√2π8 आ रहा था, 3/म्यू नॉट आई, और एक डॉट आ रहा था। क्या दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात अगर कर ली तो B नेट कितना हो जाएगा, B नेट 0 हो जाएगा। क्या प्रूफ हो गया कि B नेट कितना है, 0 है। तो आपको 2 ट्रिक बताया, सिमेट्रिक देखो, अगर सिमेट्रिक मिल जाता है तो वहाँ पे तुरंत 0 कर दो, अनसिमेट्रिक मिले तब थोड़ा धोखा है, अनसिमेट्रिक मिलने के बाद अगर डिफरेंट मटेरियल के हैं तब चांसेस बनते हैं कि आंसर नॉन जीरो आएंगे। चलिए ठीक है, बाकी और भी केस बन सकते हैं। अब क्या होता है कि एक सर्कल ले लेगा, सपोज इसमें एक लास्ट क्वेश्चन एक करा जाता, फिर आगे एक सर्कल ले लिया उसने, ठीक है। अब बोला सर्कल में एक जो वायर है ऐसे जा रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, और इसके सेंटर से ऐसे दूसरा वायर ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी बोल दिया कि ऊपर वाला कॉपर का बना है, नीचे वाला आर्गन का बना है, मैं कितना आंसर होगा।
तो अब दोनों को रेस्टिविटी दे रखी है, तो इससे अब क्या करें, अब बोला कि ये जो है डॉट 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 में है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो वापस देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब कोई सा भी एंगल दे रखा होगा, ठीक है ना, या फिर ये एंगल दे रखा है, सपोज करो ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका रेस्टिविटी दे रखा है, इसका रो दे रखा है, इसका 3 रो दे रखा है, नीचे वाला रेस्टिविटी दे रखा है 3 रो। अब बोला हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें सेंटर ओ पे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस टाइप से। तो आपको एक चीज़ देखना है, अगर दोनों का डिफरेंट मटेरियल से बना हो तो रेस्टिविटी अलग अलग होगी। तो इसमें सिमेट्रिक है कि नहीं सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक होने के बाद भी क्या डिफरेंट मटेरियल से बने हैं तो आंसर 0 नहीं होगा। अब मे भी 0 हो भी सकता है, आपका लक है कि 0 हो जाए, ठीक है ना। 90% चांस होते हैं नॉन जीरो के, 10% चांस होते हैं मतलब 90% चांस होते हैं नॉन जीरो के और 10% चांस होते हैं जीरो होने के, अगर डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं तब। जो डिफरेंट मटेरियल के है, एक बना हुआ रो का है, मतलब कॉपर का एक, और दूसरे का सिल्वर का बना हुआ है, समझ लो एक कॉपर एक सिल्वर का बना हुआ है ऊपर नीचे मटेरियल। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं बड़े वाले जो पिज्ज़ा का टुकड़ा है ऊपर वाला, उसके लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और नीचे वाले के लिए अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले पिज्ज़ा का टुकड़ा, इसका नाम 1 ले लेता और नीचे वाले जो पिज्ज़ा का टुकड़ा है उसको 2 नाम दे देता, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले पिज्जे के टुकड़ा के लिए B1 = μ0 I/4 पाई r, रेडियस r दे रखा था, इनटू एंगल कितना है इसका, θ1 = 360 - 60 तो 300 × π/180, ठीक है। कट करेंगे 5 5 × 15 और 36 5 × 30 और ये 6 और ये 10, 10 π/6 ते हो जाएगा और कटेगा ये, और 2 5 जा 3 जा, तो θ1 हो गया 5 π/3, ठीक है। 180 पूरे तो 18 5 कितना होता है, वापस आ जाएगा ना वही, अभी हाँ हो जाए 300 आ जाएगा। तो 5 π/3 θ1 आ गया, और θ2 कितना आ जाएगा π/3, θ1 θ2 दोनों आ गया। तो आप निकाल ले B1 B2, और उसके हिसाब से R1 R2 के साथ साथ करंट भी निकालना पड़ेगा आपको। चले निकालते हैं, तो B1 B2 निकालते हैं। अगर मैं बात करूं B1 किसका बोला था मैंने, B1 बोला था ऊपर वाले का, तो B1 है μ0 I/4 पाई R और 5 π/3 5 π/3। अच्छा, ये अपना आ गया B1, ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 5 μ0 I1 / और 12R, ठीक है। ये आ रहा अपना B1 की वैल्यू। ऐसे B2 की वैल्यू भी निकालेंगे, वो आ जाएगा μ0 I2/4 πR × π/6, पाई ने पाई को मार दिया, ये आ जाएगा μ0 I2/6 × 24 24R, ये आ जाएगा B2। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे I1 और I2 का, तो आप देखें अब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। इसका रेजिस्टेंस है R1 ऊपर वाले का, नीचे वाले का है R2, नीचे वाले को मैंने R2 ऊपर वाले का R1 ही बोला था। तो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसमें करंट फ्लो होगा I1 नीचे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में होगा I2। ऊपर वाले में I1 और नीचे वाले में हो रहा है I2, ठीक है। तो I1 I2 आपको निकालना है, तो पहले रेजिस्टेंस तो निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें जो पता है लेंथ पता होगा, क्योंकि लेंथ दिया होगा, उसका आर्क लेंथ दे रखा है, थीटा दे रखा है, आर्क लेंथ निकाल लेंगे और उससे हम R1 R2 का कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे θ = होता है आर्क अपॉन रेडियस,
आर्क अपॉन रेडियस, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 5π/3 पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाले का आर्क 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 5πr/3, ठीक है, आर्क 1 हो गया। ऐसे आर्क 2 निकालूंगा मैं, आर्क 2, ये आर्क 1 हो गया, आर्क 2 निकालूंगा तो हो जाएगा π/6r, ये हो जाएगा आर्क 2। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के ρl/a निकालना पड़ेगा। तो R इजकल टू ρl/a, ठीक है। तो R1:R2 निकालूंगा, क्योंकि अपने को ऐसे केस में आपका रेशियो निकालना चाहिए B1:B2 का। B1:B2 के रेशियो में जो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करे उससे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सब कट जाएंगे, I1 I2 केवल बचेंगे, और जो टर्म दे रखे हैं, अब मैंने इसमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दे रखा है, जो भी इसमें टर्म दे रखे हैं उस टर्म को आपको कन्वर्ट करना है। अगले क्लास में मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा इस पर सर्कल पे, जिसका आपको प्रॉपर समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ये वाला क्वेश्चन लेकर आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए।